Okay, good evening to all of you and welcome to all in Manistar classes. And this is video lecture on metal forming process, and this is lecture number 7. And in this lecture, I am going to discuss with you forging process part 3. Correct. So, good evening to all of you once again. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh, and I am mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch. And my latest gate rank is AIF 192 in gate 2020, and I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9 plus years of teaching experience for gate and engineering services exam, and I have mentored 10,000 plus students across the India online as well as offline. So once again, good evening to all of you. Good evening Nikhil, Pratik, Soumya, Ritik. So चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस विद सम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट एज वेल एज फ्यू मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एंड दिस वन इज लास्ट लेक्चर ऑन दिस मेटल फोर्जिंग प्रोसेस स्पेशली. करेक्ट. एंड जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप इसके प्रीवियसली जो 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, आउट ऑफ 6 4 लेक्चर्स डेडिकेटेड फॉर फंडामेंटल ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, ये सारी चीजें डिस्कस किए थे दोस्तों. और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स थे वो मेटल फोर्जिंग प्रोसेस में था, एंड ये मेटल फोर्जिंग का लास्ट लेक्चर है. करेक्ट है. एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अनदर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. करेक्ट. So let's see. First here you see the flashless metal forging process. In the previous session we discussed about closed die forging and open die forging. तो दोस्तों अगर मैं closed die forging process की बात करूं, फिर से एक बार रिपीट करूं, तो closed die forging में आपने देखा था कि we add some extra material in the stock to ensure complete filling of the die. मतलब जो stock होगा, जो billet होगा, जिसको आपको डिफॉर्म करके एक फर्दर फाइनल शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना है, उसका जो वॉल्यूम होता है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उससे लिटिल बिट हाइयर. करेक्ट है. स्टॉक का साइज आपके पार्ट के साइज से हाइयर होता था. करेक्ट है. यू कैन सी हियर द साइज ऑफ द पार्ट, या सिंपली वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द पार्ट is less than वॉल्यूम ऑफ स्टॉक. इज इट क्लियर. इसी स्टॉक को फर्दर फाइनल इस पार्ट में कन्वर्ट किया जाएगा. तो दोस्तों ऑब्वियसली जो स्टॉक है, जो बिलेट है, हम जिसका वॉल्यूम यहाँ पे देख रहे हैं, उसका वॉल्यूम पार्ट की वॉल्यूम से ज्यादा लेते थे. क्यों? इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश. करेक्ट है. और क्यों लेते थे दोस्तों? बिकॉज वी नीड टू इंश्योर अवर डाई कैविटी मस्ट बी फिल्ड. यस आर नो? करेक्ट है. और भी कुछ पर्पज थे जो आप प्रीवियस स्लाइड में जाके देख सकते हो. ठीक है. बट इन दिस प्रोसेस there is no extra material used in the stock. Is it clear? It means in this particular process the size of the stock, the volume of the stock material must be equal to the volume of the part which is to be manufactured. Yes or no? Or produced by this particular process. Is it clear? That's why it is called as flashless forging process. Is it clear? तो I think दोस्तों समझ में आ गया होगा डिफरेंस. प्रीवियसली जो आपने क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस पढ़ा था, स्पेशली क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस, तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते थे. बट इन दिस केसेस देयर इज नो एक्स्ट्रा मटेरियल. इज इट क्लियर? यू कैन सी इन फ्लैशलेस फोर्जिंग नो एक्सेस फ्लैश इज प्रोवाइडेड. करेक्ट. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लैशलेस फोर्जिंग प्रोसेस. और ये पॉसिबल क्यों हो पाए? बिकॉज नाउ अ डेज वी हैव मैनी सॉफ्टवेयर, मैनी थिंग through which we can calculate exact amount of material needed for manufacturing components. Yes or no? Is that clear? And even when we produce a part with costlier material, जहाँ पे वेस्ट करना पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो स्पेशली हम दोस्तों इस तरीके के प्रोसेस को यूज करते हैं. एंड यू कैन सी हियर इट प्रोवाइड्स वेरी गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश एंड नो नीड फॉर फर्दर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मतलब आपको फर्दर मशीनिंग करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, फर्दर कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, इट इज हैविंग वेरी गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी एज वेल एज सरफेस फिनिश. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी अनदर प्रोसेस. Miscellaneous metal forging process, and in this I am going to discuss with you first, that is coining process. Coining process, it is basically used in minting industry for minting of coins. करेक्ट है दोस्तों. जो करेंसी है, जैसे इंडियन रुपी है, उसके आपने कॉइन्स देखे होंगे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, जैसे कॉइन्स आते हैं.
तो ये कॉइन्स दोस्तों बनते हैं विद हेल्प ऑफ दिस कॉइनिंग ऑपरेशन. इज इट क्लियर? And now you just see here in this process, you can see this is billet and this is our punch and this is our die. Is it clear? Bottom portion is called as die, upper portion is called as punch. और यहाँ पे दोस्तों वैसा ही इंप्रेशन होगा जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा. इज इट क्लियर? एंड इन दिस व्हेन वी कंप्रेस दिस स्टॉक इन बिटवीन पंच एंड डाई, then the impression of the punch and die both can form over the stock. Yes or no? इज इट क्लियर? मतलब जो स्टॉक है इसमें इस पंच का और टाई का दोनों का इंप्रेशन बन जाएगा. करेक्ट है दोस्तों? तो इसे कहते हैं हम पंचिंग ऑपरेशन. आप बोलोगे कि सर ऐसे ही सेम प्रोसेस इनवॉइसिंग भी होता है. करेक्ट है. तो यहाँ पे देखो इनवॉइसिंग इज डिफरेंट. कैसे? इनवॉइसिंग प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉइनिंग प्रोसेस. हाउ यू जस्ट सी हियर, suppose you have a plate or a billet like this and you need to perform, you need to make some impression. Yes or no? Is it clear? Suppose आपने इस पंच से यहाँ पे इसको प्रेस किया. When we press this material, and you just see this is our die. This is die and this is punch. Correct? And this is billet. और सिंपली वी कैन से प्लेट, जिस पे हमें इंप्रेशन बनाना है. व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस बिलेट, देन इट विल डिफॉर्म लाइक दिस. Then you can see here in this particular process the whole thickness of the billet is affected. Yes or no? आप देख सकते हैं यहाँ पे whole thickness of the billet is affected. Is that clear? ये मटेरियल कभी यहाँ था, you can see here like this, जो कि कंप्रेस होके कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया. Yes or no? But in this case, in case of coining, if you compress the material with help of this punch like this, suppose this is your punch. करेक्ट है. जब आप इससे कंप्रेस करोगे दोस्तों तो बॉटम सरफेस तो एज इट इज होगा, बट इन द टॉप सरफेस वी गेट इंप्रेशन लाइक दिस. यस आर नो? इज इट क्लियर? इट मीन्स द होल थिकनेस ऑफ द मटेरियल कैन नॉट बी अफेक्टेड इन कॉइनिंग प्रोसेस. इज इट क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्बॉइसिंग प्रोसेस एंड कॉइनिंग प्रोसेस. यस आर नो? तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया क्या ये दोनों डिफरेंस, क्योंकि बहुत यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बिकॉज बोथ आर सिमिलर प्रोसेस. देखा जाए तो दोनों ही सिमिलर प्रोसेस होती है, बट द डिफरेंस क्या है कि इन कॉइनिंग प्रोसेस ओनली पार्शियल थिकनेस ऑफ द मटेरियल is affected. Yes or no? But in case of embossing process, the whole thickness of the material is affected. Is it clear? This is the basic difference. और मैंने आपको बता ही दिया, embossing process is basically used for making some extra projection ऑन द पार्ट. ये सानो जो भी पार्ट आप बना रहे हो उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस की नीड है, देन यू जस्ट परफॉर्म दिस एम्बॉसिंग प्रोसेस. बट इफ यू नीड टू मेक अ क्वाइंस, देन यू यूज क्वाइनिंग प्रोसेस. इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया दोनों डिफरेंस क्या है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिसलेनियस प्रोसेस, दैट इज हेडिंग. करेक्ट? And this is nothing but it is also called as offsetting process, and this is used for making heads of the bolts or nails. Yes or no? is it clear? इसमें नाम ही लिखा है बोल्ट्स और नेल्स की आपको हेड बनाने की नीड है, तो दोस्तों विद हेल्प ऑफ दिस हेडिंग ऑपरेशन वी कैन मेक. यस और नो? अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक. यस, यू जस्ट सी हियर, सपोज दिस इज योर स्टॉक. करेक्ट? ये आपके पास स्टॉक है और इसके एंड में आपको, सपोज इसके एंड में आपको क्या बनाना है? हेड बनाना है. यस और नो? सो लेट्स सी, दिस इज अवर स्टॉक एंड हियर वी हैव die. Yes or no? Like this. Okay, this is the die.
correct, and this is our stock. और दोस्तों ऐसे कोई दो पार्ट नहीं है, ये एक राउंड शेप का होगा या हेक्सागोनल शेप का, जैसा भी आपको नीड होगा, करेक्ट है। ये इंटीग्रेटेड, बीच में यहाँ पे होल होता है, इज इट क्लियर? एंड हियर वी हैव अ पंच लाइक दिस, this is punch. Now when we compress this stock, when we hold, first we hold the this stock into the die, इसको होल्ड करना है टाइटली, एंड देन वी अप्लाई प्रेशर विद हेल्प ऑफ दिस पंच, सो दिस entire material get deformed, yes or no, and this entire material can fill this die cavity, yes or no. तो ऑब्वियसली जब आप इसको कंप्रेस करोगे दोस्तों विद हेल्प ऑफ दिस पंच, तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक ऐसा हेड बनते हुए दिखेगा, इज इट क्लियर? लाइक दिस, correct. So whenever you need to make a head of either bolt or screw or nails, then you just perform this heading operation, is it clear? So this is very simple process. इस स्टॉक को आपने इस डाई में होल्ड कर लिया, इसको टाइटली फिट कर दिया, एंड नाउ यू जस्ट अप्लाई प्रेशर विद हेल्प ऑफ दिस पंच। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, दिस मटेरियल कैन डिफॉर्म एंड फिल्ड दिस सेक्शन, जो इस डाई का अनफिल्ड सेक्शन है इसको फिल्ड कर देगा, then we can get a shape like this, yes or no? तो ये जो बन रहा है यहाँ पे shape, you can see this is called as head, is it clear? Okay, next, और इनके एप्लीकेशन जरूर याद रखना दोस्तों, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इधर इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, करेक्ट, या फिर कुछ ऐसे ही ऑप्शन होंगे कि दिस प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन, और चार ऑप्शन दे देगा, करेक्ट है। Now you can see next operation, that is swedging operation, is it clear? And now you just see here, it is used to reduce the diameter of the tube or solid, is it clear? For example, suppose you need to perform a wire drawing operation, is it clear? तो दोस्तों आप देख सकते हो, this is die of the wire drawing, आप देख सकते हो दिस इज die, और इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसका साइड व्यू देखूं तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसमें ऐसा होल होगा, करेक्ट है दोस्तों, एंड दिस इज सॉलिड पोर्शन। तो अब आपको क्या करना है कि इस रॉड को सपोज अगर इंसर्ट कराना है, सपोज यू हैव अ रॉड ऑफ साइज दिस, करेक्ट, इस रॉड को आपको इंसर्ट कराना है, देन इट इज नॉट पॉसिबल, यस और नो, डायरेक्टली। तो आपको करना क्या है कि कुछ पोर्शन के, इस रॉड के कुछ पोर्शन को आपको क्या करना होगा, ऐसे श्रिंक करना होगा, ऐसा नो, इसके साइज को रिड्यूस करना होगा, इज इट क्लियर? एंड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ दिस साइज एट वन एंड ऑफ द रॉड, देन इट कैन इजिली प्लेस्ड इनसाइड द डाई, यस और नो। तो ये जो रिडक्शन ऑपरेशन है, ये जो रिडक्शन ऑपरेशन है दोस्तों, यहाँ पे जो हम रिड्यूस कर रहे हैं डायमीटर, इस रिडक्शन ऑपरेशन कहते हैं हम स्वेजिंग ऑपरेशन, इज इट क्लियर? तो नाउ यू जस्ट सी हियर, व्हेन वी सपोज यू हैव दिस इज डाई, ये आपके पास डाई है, और ये डाई इस पोजीशन में, सपोज ये डाई की पोजीशन, इनिशियल डाई की पोजीशन कुछ ऐसी है, एंड हियर ऐसे कुछ इस तरीके से डाई की पोजीशन है दोस्तों, आप देख सकते हो, करेक्ट है। और आपको क्या करना है, सिंपली यू जस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट or a rod in between these two halves of the die, correct, and now after that you just press it, yes or no? तो जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी दोस्तों, रिड्यूस हो जाएगी, एंड द रिडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप ऑफ द डाई, yes or no? इज इट क्लियर? तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज स्वेजिंग ऑपरेशन। तो सिंपल से ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, यू जस्ट सी हियर, दिस इज अपर हाफ ऑफ द डाई एंड दिस इज बॉटम हाफ ऑफ द डाई, ये इस डायरेक्शन मूव करेगा, करेक्ट है, एंड नाउ इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, इज इट क्लियर? दोनों ही डायरेक्शन दोस्तों, इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो ये श्रिंक होगा, मटेरियल को कंप्रेस करेगा, देन इसको इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे एंड अगेन इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? और ये मल्टीपल टाइम हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे जब तक हमें डिजायर्ड शेप ना मिल जाए, इज इट क्लियर? तो दिस, इस ऑपरेशन को कहते हैं हम दोस्तों स्वेजिंग ऑपरेशन। एंड इन सेम मैनर यू सी हियर रेडियल फोर्जिंग ऑपरेशन, इज इट क्लियर? रेडियल फोर्जिंग, वो दोनों ही ऑपरेशन सेम है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है दोस्तों, करेक्ट है। इट इज सिमिलर टू स्वेजिंग बट इन दिस डाइज डू नॉट रोटेट्स, यस और नो? कैसे?
इन स्वेजिंग मैंने आपको बताया कि ये इस डायरेक्शन में लिफ्ट होगा एंड देन कंप्रेस करेगा। तो दोस्तों पहले आप इसे कंप्रेस करोगे और इसे लिफ्ट कर दोगे एंड आफ्टर दैट यू जस्ट रोटेट द डाई। अब आपको क्या करना है, इस डाई को रोटेट करना है। इनिशियली कुछ सपोज अगर इस पोजीशन में है तो आफ्टर रोटेशन इट विल पोजिशन लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आप इसकी पोजिशनिंग कर दोगे एंड नाउ अगेन यू परफॉर्म द कंप्रेशन प्रोसेस, यस और नो। तो इस तरीके से आप एंटायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर सकते हो, करेक्ट है। तो दोस्तों इस स्वेजिंग ऑपरेशन में आपकी डाई रोटेट हो रही है, इज इट क्लियर। तो अब हमने रेडियल फोर्जिंग में क्या किया, इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग दिस डाई वी रोटेट द वर्कपीस इटसेल्फ, यस और नो। अब आपका सिर्फ डाई रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा इन दिस डायरेक्शन, यस और नो, करेक्ट। इस डायरेक्शन में सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा ये, और वर्कपीस को आपको खुद रोटेट करना होगा, तब ये प्रोसेस कहलाएगा रेडियल फोर्जिंग प्रोसेस। दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन स्वेजिंग एंड radial forging. In swedging, die itself rotates and as well as compressed, both दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बट रेडियल फोर्जिंग में सिर्फ ये क्या करेगा दोस्तों, कंप्रेशन का काम करेगा, आपको रोटेशन वर्कपीस को देना होगा। इज इट क्लियर। तो आई थिंक अब आपको ये डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्वेजिंग एंड रेडियल फोर्जिंग ऑपरेशन। इज इट क्लियर। फिर भी कहीं पे किसी को कुछ भी डाउट हो तो दोस्तों मुझे बता देना, करेक्ट है। नेक्स्ट यू कैन सी हियर पियर्सिंग ऑपरेशन। In this punch indents the workpiece surface to produce cavity or impression with a specific shape. Is it clear? So first, for example, you just see here. Suppose you have a billet like this. Suppose you have a billet like this and you need to make a hole, but this is partial hole, not full hole. Yes or no? Full लेंथ तक आपको होल ना बना के कुछ partial लेंथ तक आपको होल बनाना है, करेक्ट है। देखो कैसे बनाएंगे। Suppose this is your billet and in this billet this is the height of the billet, yes or no, and this is width of the billet and length इस डायरेक्शन में होगा। is it clear like this? now you need to make a hole। कैसा होल बनाना है, इस ऐसा एक पार्शियल डेप्थ तक वो आपको होल बनाना है, करेक्ट है दोस्तों, थ्रू होल नहीं बनाना। तो देखो कैसे हम परफॉर्म करेंगे। you just see here, suppose you have, this is our billet, करेक्ट, एंड नाउ यू जस्ट सी दिस इज अवर पंच। ये क्या है आपके पास, दिस इज पंच, करेक्ट। इसको आपको क्या करना है कि डाई में इसको होल्ड करना प्रॉपरली, जिससे इसमें कोई शिफ्टिंग ना होने पाए, ऐसा नॉट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, करेक्ट। नाउ यू कैन सी हियर, initially this billet is holded in between in this die, yes or no, this is die and this is punch, correct, and this is billet, correct। now when we compress this billet through this punch by moving this punch like this, इस तरीके से इसको आप मूव करोगे तो दोस्तों आप देखोगे कि इसमें कुछ इस तरीके का एक होल मिल जाएगा, ये सामने, लाइक दिस। ये आप देखो यहाँ पे, दिस इज सॉलिड पोर्शन ऑफ द billet and here we have a hole, करेक्ट। तो इस प्रोसेस को दोस्तों हम कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज piercing operation। is it clear? this is called as piercing operation whenever you want to make a partial hole into the billet, or sometimes सीट में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का होल बनाना होता है। सपोज दिस इज योर सीट एंड यू नीड टू मेक अ होल, करेक्ट। आपने ऑलरेडी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी अगर पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, सीट मेटल ऑपरेशन, तो आपको इस तरीके के होल बनाने हैं। तो ये जो होल बनाए जाते हैं, दिस इज इटसेल्फ इट इज आल्सो कॉल्ड एज
पियर्सिंग ऑपरेशन। इज इट क्लियर? ये होल बनाने के प्रोसेस को भी हम पियर्सिंग कहते हैं। दिस इज थ्रू होल, यहाँ पे जो हमने बनाया दिस इज थ्रू होल, और इसी ऑपरेशन को दोस्तों हम कह देते हैं पंचिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पंचिंग। व्हेन योर होल इज योर आउटपुट, देन दिस इज कॉल्ड एज पंचिंग ऑपरेशन। करेक्ट? ये थ्रू होल हुआ, और ये क्या है? पार्शियल होल है, पार्शियल। करेक्ट, करेक्ट, पार्शियल डेप्थ तक हम यहाँ पे होल बना रहे हैं। करेक्ट है? देन दिस इज कॉल्ड एज पियर्सिंग ऑपरेशन। Okay, next that is skew rolling. You just see here we have two rollers like this. Actually यहाँ पे एक roller है, correct है दोस्तों? And now you just see here the size of the roller here. यहाँ पे size क्या होगा? This is minimum and here you have maximum. और जो नीचे हम देख रहे हैं इसका opposite होगा ये सामने। करेक्ट है? तो दोस्तों सिंपली आपको करना है कि you just pass this rod in between these two dies in these two rollers. करेक्ट? देन यू जस्ट सी हियर इट इज कंप्रेस्ड लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा? हर एक स्टेप में यहाँ पे देखो मटेरियल कंप्रेस होगा लाइक दिस। यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होते होते दोस्तों बाद में आपको एक ऐसा एक बॉल कट करके बाहर मिलेगा। करेक्ट है? तो इस प्रोसेस कहते हैं हम स्क्यू रोलिंग प्रोसेस, एंड इट इज वेरी मच सिमिलर कि सपोज आपको अगर दोस्तों अगर आपको चपाती बनानी आती है तो आप क्या करोगे? आटा लोगे और उसको रोल करोगे, और एक साइड में आप प्रेस करो तो रोल करते करते यहाँ पे एक ऐसा लड्डू टाइप का यहाँ पे कट के बाहर निकल आएगा, है कि नहीं? करेक्ट? आप इसे रोल कर रहे हो और इस डायरेक्शन में कंप्रेस भी करो एक पर्टिकुलर एज से। करेक्ट है? और ये आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। तो इस तरीके का एक छोटा सा पीस कट करके बाहर निकलेगा। तो सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे मेटल के थ्रू करते हैं और इसे कह देते हैं हम स्क्रू रोलिंग प्रोसेस। एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग के दोस्तों बॉल बनाई जाती है। करेक्ट है? बॉल बेयरिंग्स की बॉल बनाई जाती है, याद रखना। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स ऑफ बॉल बेयरिंग। यू जस्ट सी हियर। करेक्ट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। अगर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछा गया तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग बॉल्स ऑफ बॉल बेयरिंग? देन द प्रोसेस इज स्क्यू रोलिंग। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एक रोलिंग प्रोसेस है, बट इट कम्स अंडर फोर्जिंग प्रोसेस। करेक्ट है दोस्तों? दिस इज नॉट अ रोलिंग, इट कम्स अंडर मेटल फोर्जिंग प्रोसेस। Okay, next you just see here roll forging process. Sometimes when uh, you need to make a specific shape like leaf spring. आपके पास क्या है? आपके पास एक ऐसी स्ट्रिप है और आपको इसको बेंड करके कुछ इस तरीके से लीफ स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है। ऐसा नो? तो विद हेल्प ऑफ दिस रोल फोर्जिंग ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म। जैसा शेप चाहिए वैसे ही आप यहाँ पे दो रोलर लोगे और उनके बीच में आप वर्कपीस को कंप्रेस कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो शेप होगा डाई का वही सेम आपको शेप मिलने वाला है। एंड नाउ यू जस्ट सी हियर, सपोज यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे एक स्लॉट कट करना था। ये सानो यहाँ पे एक स्लॉट कट करना था। करेक्ट? एक्चुअली दिस इज नॉट अ कटिंग प्रोसेस। यू नीड टू रिमूव, यू नीड टू डिस्प्लेस द मटेरियल फ्रॉम दिस पोजिशन। ये सानो? करेक्ट? तो सिंपल सा आप देखो यहाँ पे जिस शेप का आपको यहाँ पे बनाना था शेप, वैसे ही शेप का हमने यहाँ पे रोलर लिया एंड वी जस्ट कंप्रेस द बिलेट इन बिटवीन दिस टू रोलर्स। तो यहाँ पे एक ऐसे शेप मिल जाएगा। तो दोस्तों वेन एवर यू वॉन्ट ए स्पेसिफिक शेप वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, then you just compress the material between two rollers. Yes or no? Then this is called as roll forging process. Is it clear? And its application is leaf spring, tapered shaft, hand tools और भी ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं। करेक्ट है? तो आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, अब आप सोचो सर इतनी सारी प्रोसेस कैसे याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, यही एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। करेक्ट है? एप्लीकेशन नेक्स्ट स्मिथ फोर्जिंग प्रोसेस। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब मटेरियल फर्स्ट ह्यूमन बीइंग के बीच में आया था दोस्तों फर्स्ट टाइम, आज से 5000 साल पहले, तब इसी प्रोसेस को यूज किया जाता था। इसमें स्मिथ फोर्जिंग को यूज किया जाता था फॉर मेकिंग एनी शेप एंड साइज। ऐसा नो? करेक्ट? सो यू जस्ट सी हियर दिस इज अ मेटल ब्लॉक इन विच दिस इज फ्लैट सरफेस जिसे हम कहते हैं फेस, एंड दिस इज हॉर्न। एक कोनिकल शेप का यहाँ पे दोस्तों हॉर्न बनाया जाता है। तो इस शेप के ब्लॉक को, इस मेटेलिक ब्लॉक को दोस्तों हम कहते हैं एनविल। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज एनविल। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो इसके फीचर्स क्या है और इनका एप्लीकेशन क्या है। यू जस्ट सी हियर फर्स्ट वन, दिस इज, यू जस्ट सी दिस इज हार्डी होल।
इस हार्डी होल का क्या एप्लीकेशन है कि दोस्तों सिंपल सा इस हार्डी होल में अगर आपको सपोज कोई बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप क्या करो, एक यहाँ पे मेटेलिक रॉड को इसमें फिक्स कर सकते हो एंड आफ्टर दैट वॉट एवर यू वांट, अगर आपको कुछ सपोज एक सीट है या आपके पास कोई एक रॉड है, आपको एक डिजायर्ड शेप में बेंड करना है, करेक्ट है, ये रॉड है, इसको आपको बेंड करना है, देन विद हेल्प ऑफ दिस हार्डी होल एंड दिस टूल वी कैन बेंड इट, यस और नो। तो मोस्टली जब बेंडिंग टाइप के ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करने हो तो आप दोस्तों यूज करोगे दिस हार्डी होल। नाउ समटाइम्स व्हेन यू नीड टू मेक अ होल, पंचिंग ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, देन दिस प्रिचल होल, विद हेल्प ऑफ दिस प्रिचल होल वी कैन प्रोड्यूस, ऐसा नो। आपको करना क्या है, सपोज एक आपके पास सीट है, यू जस्ट सी हियर लाइक दिस, इस तरीके की एक सीट है और इस सीट में आपको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में दोस्तों क्या करना है, एक होल बनाना है, करेक्ट है, सपोज यहीं पे होल बनाना है। तो आप इस सीट को इस पोजीशन में रखोगे एंड नाउ इज जस्ट थ्रू पंच, एक ऐसा पंच होगा, इस पंच को रख के आप हैमरिंग कर दो, करेक्ट है। तो हैमरिंग करके यहाँ पे हम एक होल बना सकते हैं। तो दिस स्पेशल होल इज हैविंग फीचर्स टू मेक अ होल इन द वर्क पीसेस आर नो, करेक्ट। तो दोस्तों इन दिस मेटल फोर्जिंग प्रोसेस बेसिकली वी यूज दिस एनविल एज वेल एज हैमर, इन्हीं दोनों का एप्लीकेशन है। दिस इज कंप्लीटली मैनुअल प्रोसेस, यस आर नो। और यहाँ पे फेस है, ये देखो, ये जो फ्लैट सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज फेस, और इसका पर्पज होता है कि सपोज आपको कोई रॉड है, इसको बेंड करके आपको नाइफ में कन्वर्ट करना है, तो इसके ऊपर रख के आप हैमरिंग करके इसे रॉड से नाइफ बना सकते हो, यस आर नो। एंड सिमिलरली यू कैन सी हियर दिस इज हॉर्न, एंड अगेन इसके एप्लीकेशन की बात करूं दोस्तों तो अगेन इट इज यूज फॉर मेकिंग सम राउंड शेप, आपको कुछ बेंड वगैरह करना है। सपोज एक हसिया देखो, आपने देखा होगा कुछ ऐसे हसिया टाइप का शेप, अगर आपको इस तरीके की शेप बनाना है दोस्तों, करेक्ट है, तो आपको क्या करना होगा, इस पोर्शन को बनाने के लिए स्पेशली इस हॉर्न की नीड होती है कि एक पहले आप इस स्टॉक को जो भी थिकनेस की जगह जिस लोकेशन में जैसा मेटल चाहिए डिस्प्लेस कर लो, एंड आफ्टर दैट विद हेल्प ऑफ दिस एंटायर एनविल शेप्स, जो भी शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। आपको ऐसा बेंड करना है विद हेल्प ऑफ दिस हॉर्न, यू जस्ट बेंड इट। आपको इसको फ्लैट करना है, इस सपोज ये राउंडेड आपके पास स्टॉक था, इसको फ्लैट करना है, तो इस फ्लैट प्लेट फेस प्लेट के ऊपर रख के इसको हैमरिंग करके हम इसे फ्लैट सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सानो, करेक्ट। और यहाँ पे आप देखो एक स्टेप बना होता है, जनरली इट इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट जोन होता है, एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू कटिंग ऑपरेशन, ये सानो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक प्लेट है और आपको कुछ कुछ रीजन को आपको यहाँ से कट करके निकाल देना है, करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट। तो आप सिंपली यूज करोगे चीजल एंड हैमर, विद हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर यू जस्ट कट दिस सेक्शन, ये सानो, इसको आप कट करके बाहर निकाल दो। तो जो भी कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे मेटल में, वो हमेशा हम इस एनविल के इस स्टेप्ड पोर्शन में ही करेंगे, करेक्ट है, इसके अलावा नहीं करेंगे, फेस प्लेट में हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम फेस प्लेट में रख के कटिंग ऑपरेशन पर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे इंप्रेशंस बनेंगे, कट सेक्शन बन जाएगा, जिससे फर्दर जब आपको कोई डिजायर्ड शेप देना होगा तो एक स्मूथ फ्लैट सरफेस नहीं बन पाएगा। तो इस फेस को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे स्पेशली एक स्टेप जोन देते हैं, जिसपे रख के हम कोई भी कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक फीचर्स है इस एनविल के दोस्तों, जिसके थ्रू हम एनविल और इस हैमर के थ्रू हम स्मिथ फोर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इज इट क्लियर? And this is one of the oldest manufacturing process. Next at draw forging process, next one, that is draw forging process. You just see here in draw forging process, suppose you just see यहाँ पे ऐसे समझो एक रॉड है like this, करेक्ट है दोस्तों, and you have a die, you just see this is upper portion of the die, and here we have a bottom die, इस स्टैंड में दोस्तों यहाँ पे एक बॉटम डाई होगा, एंड वॉट एवर यू सेव इफ यू नीड टू मेक
देन यू जस्ट प्रोवाइड हियर जिस भी शेप का आपको बनाना हो ऑब्जेक्ट उसी शेप का यहाँ पे हम डाई प्रोवाइड करेंगे, ये आर नो, लाइक दिस. Correct? This is die, and this especially this is called as lower die. Is it clear? And this is upper die. And ये आप देख सकते हो this is frame. ये क्या है दोस्तों? This is frame. And in this frame here we have these are columns, and this is base. करेक्ट. ये हमारे पास एक ऐसी मशीन है, एंड सपोज ये हमारे पास बिलेट है इन विच वी नीड टू परफॉर्म सम metal forging operation to convert some useful shape. Yes or no? This is called as billet. करेक्ट है दोस्तों. तो देखो यहाँ पे हम इस अपर डाई को हैंग करके रखते हैं, या समटाइम्स सिर्फ वेट को हैंग करके रखेंगे, और यहाँ पे अपर एंड लोअर डाई दोनों ही यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से, चलो मैं बना ही देता हूं. ओके, तो मैं इसे अपर डाई ना कह के इसे कह देता हूं इट इज सम वेट, कुछ वेट है यहाँ पे. एंड दिस इज अपर डाई. ये सानो कुछ इस तरीके से. अब आपको करना है कि यू जस्ट सी हियर दिस वेट इज लाई ऑन एट सम हाइट, एट अ पर्टिकुलर सम हाइट फ्रॉम दिस बेस. ये सानो. अब आपको करना है कि जस्ट इस हैंग वेट को रिलीज कर देना है. तो जैसे आप रिलीज करोगे तो ये वेट आके दोस्तों सिंपल सा इस डाई के साथ कोलाइड होगा, एंड आफ्टर कोलिजन द एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द डाई. ये सानो एंटायर इम्पैक्ट फोर्स जो है वो सारा का सारा डाई को ट्रांसफर, अपर डाई को ट्रांसफर होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस बिलेट कैन डिफॉर्म. ये सानो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कह देते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन. और इसका नाम ड्रॉप फोर्जिंग क्यों आया दोस्तों? क्योंकि हम यहाँ पे देखो कुछ वेट है जिसको हम इस डाई के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब हैमरिंग ना करके, इंस्टेड ऑफ हैमरिंग वी जस्ट ड्रॉप सम वेट ओवर द डाई so that due to impact force this material get deformed. Yes or no? Then this is called as drop forging operation. And इसकी कैपेसिटी होती है अराउंड 1000 टन्स. इस लोड कैपेसिटी तक की प्रेस को हम दोस्तों ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस को हम बना सकते हैं. करेक्ट है. एंड नाउ यू कैन सी हियर इन टाइप्स ऑफ ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, तो यहाँ पे ड्रॉप फोर्जिंग एंड पावर हैमर, दोनों तरीके के हैमर्स यहाँ पे यूज होते हैं. और ड्रॉप हैमर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया किस तरीके से यूज होगा. करेक्ट. एंड पावर हैमर जो होते हैं दोस्तों, इट इज बेसिकली इधर मैकेनिकली ऑपरेटेड और हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड. ये दो तरीके के होंगे जिसे कहते हैं पावर हैमर. इज इट क्लियर? इधर इट इज मैकेनिकली ऑपरेटेड और जिसे हम सिंपली कहते हैं प्रेस, मैकेनिकल प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेस. इज इट क्लियर? और ड्रॉप हैमर्स यही सेम कहलाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया. करेक्ट है. अब यहाँ पे देखो एंटायर एनर्जी इन ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन इज डिलीवर्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट लोड. एंड कैपेसिटी ऑलरेडी मैंने बताया 1000 टन तक की कैपेसिटी होती है. एंड हियर वेरी फास्ट एक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम है दैट इज वेरी स्मॉल. करेक्ट. एंड बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक दोस्तों कि यहाँ पे प्रोसेस में कंट्रोल नहीं. एक बार आपने ड्रॉप कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब जो कुछ होना होगा वो वेट ही कर देगा. अब आप यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते. तो स्पेशली हियर वी कैन से वेरी पुअर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस. यहाँ पे प्रोसेस में कोई भी कंट्रोल नहीं है. एंड कॉज ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन द एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी विल बी वेरी पुअर. इज इट क्लियर? क्योंकि आप ऑब्वियसली आप देखो जब इस वेट को इसके साथ आप कोलाइड करोगे इम्पैक्ट से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे शेप में डिस्टर्बेंस भी प्रोड्यूस हो सकता है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट यू जस्ट सी हियर, फर्स्ट हमने देखा स्मिथ फोर्जिंग, नेक्स्ट ड्रॉप फोर्जिंग.
एंड यू कैन सी प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशन। करेक्ट। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हो, दिस इज मैकेनिकल प्रेस एंड दिस इज हाइड्रोलिक प्रेस। इन मैकेनिकल प्रेस वी यूज इसेंट्रिसिटी फीचर, ये सानो। यहाँ पे देखो एक इसेंट्रिक व्हील होता है एंड बाय रोटेशन ऑफ दिस इसेंट्रिक व्हील वी कैन अप्लाई द फोर्स, ये सानो। बट यू जस्ट सी हियर इन हाइड्रोलिक प्रेस विद हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, यहाँ से फ्लूइड आएगा तो आपका ये रैम मूव करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नाउ व्हेन योर fluid is flowing in this direction then this ram will move in the upper direction, जिसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक प्रेस। इज इट क्लियर? तो ये मैकेनिकल प्रेस है और जिसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक प्रेस। यहाँ पे इसेंट्रिक प्रिंसिपल को यूज करें, इसेंट्रिसिटी मींस कैम फॉलोवर के प्रिंसिपल को यूज करके दोस्तों हम फोर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखो कैसे, सपोज अगर आप यहाँ पे देखो ये सर्कल है, अगर आप इसके साथ कनेक्ट करोगे तो जब आप इस व्हील को रोटेट करोगे, करेक्ट है, तो दोस्तों इस रॉड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, करेक्ट है। बट इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई प्लेस रॉड हियर, इज इट क्लियर? मतलब इस व्हील के सेंटर और रॉड जहां पे फिटेड है इन दोनों के बीच में कुछ इसेंट्रिसिटी अगर मैं कर दूं तो आप देखो व्हेन वी रोटेट दिस व्हील इन दिस डायरेक्शन एंड टॉप पोजीशन क्या हो सकता है कि जब आपका रॉड कहीं यहां पे पहुंच जाए तो ये मैक्सिमम हाइट में होगा दोस्तों, ये सानो। इज इट क्लियर? और इसके बाद जब इसी को फर्दर हमने रोटेट किया व्हेन इट प्लेस्ड हियर तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा, ये सानो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम अपर हाइट पोजीशन पे होगा और यहाँ पे लोअर हाइट पोजीशन पे होगा, ये सानो। तो समझो कुछ इस तरीके के, यहाँ पे अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इट इज वेरी मच सिमिलर लाइक दिस। यहाँ पे देखो दिस इज योर स्टॉक, दिस इज डाइज, करेक्ट। अभी यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट व्हेन वी रोटेट दिस व्हील इन लाइक दिस देन दिस पोजीशन ऑफ द रॉड कैन शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसा नो। तो जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ऑब्वियसली दोस्तों ये इस डायरेक्शन मूव करेगा टाइप एंड बिकॉज ऑफ दिस मेटल डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ऐसा नो। तो इसे कहते हैं हम मैकेनिकल प्रेस। और यहाँ पे इस इसेंट्रिसिटी फीचर्स को यूज करके दोस्तों हम मेटल को डिफॉर्म कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, बाकी और मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर प्रेस फोर्जिंग की बात करें तो मैकेनिकल प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस और न्यूमेटिक प्रेस, तीनों तरीके की। न्यूमेटिक में एज ए कंप्रेस्ड एयर यूज किया जाता है दोस्तों, कंप्रेस्ड एयर। हाइड्रोलिक प्रेस में आप हाइड्रोलिक ऑयल यूज करोगे, हाइड्रोलिक फ्लूइड लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में होगा दोस्तों, करेक्ट है। और मैकेनिकल इसेंट्रिसिटी प्रिंसिपल को यूज करके हम इस पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रेस को यूज करेंगे, करेक्ट। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको इजिली पता चलेगा। फर्स्ट यहाँ पे देखो ड्रॉप फोर्जिंग और पावर हैमर, नेक्स्ट मैकेनिकल फोर्जिंग और हाइड्रोलिक फोर्जिंग। तो बेसिकली यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है ड्रॉप फोर्जिंग और दूसरा है प्रेस फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे देखो फोर्स इज अप्लाइड बाय फॉलिंग वेट और रैम, करेक्ट है। यहाँ पे ड्रॉप फोर्जिंग क्या हो रहा है दोस्तों, फॉलिंग वेट मतलब एक फ्री वेट एक सर्टेन हाइट से, एक एलिवेशन से ड्रॉप हो रहा है, करेक्ट, अनकंट्रोल्ड ड्रॉप हो रहा है और जाके कोलाइड होगा किसी डाई से। तो इस तरीके के फोर्स को यूज करके मेटल को डिफॉर्म करेंगे। बट इन केस ऑफ मैकेनिकल प्रेस यू जस्ट हियर द रोटेटरी मोशन ऑफ एन eccentric crank is translated into reciprocating motion of the press slide, yes or no। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करके मेटल को डिफॉर्म करेंगे। एंड इन केस ऑफ हाइड्रोलिक वी यूज प्रेशराइज्ड फ्लूइड टू मूव द रैम, yes or no। रैम को मूव करने के लिए हम प्रेशराइज्ड फ्लूइड यूज करेंगे, वेदर करेक्ट है। और हाइड्रोलिक प्रेस जैसा ही सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा न्यूमेटिक प्रेस, बट दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि हाइड्रोलिक प्रेस में हायर लोड कैपेसिटी मिलती है एज कंपेयर टू न्यूमेटिक प्रेस, करेक्ट। तो सॉफ्ट मेटल को डिफॉर्म करने के लिए जनरली न्यूमेटिक प्रेस यूज किया जाएगा और हार्ड मेटल्स को डिफॉर्म करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस। अदरवाइज हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक में सिमिलरिटीज हैं सारे पॉइंट्स। Next, entire energy is delivered in a very short period of time. That's why it is called as impact load. तो इस ड्रॉप फोर्जिंग में दोस्तों एंटायर लोड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम ट्रांसफर करेंगे, इसलिए हम इसे कह देते हैं इम्पैक्ट लोड। मैकेनिकल क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम लोड इज अटेन्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रोक। यू जस्ट सी इन दिस फिगर
एट दिस सिचुएशन देर इज नो फोर्स इन द बिलेट, इस बिलेट में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, और जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपकी डाई डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी दोस्तों, तो फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन जो मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है व्हेन योर दिस हिंज पोर्शन इज पोजिशन हियर, जब ये इस पोजिशन पे आएगा तब जाके आपको मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है। ये सानो, तो यही सेम यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम लोड कैन बी अटेन्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, इज इट क्लियर? एंड ओनली शॉर्ट स्ट्रोक्स आर पॉसिबल, शॉर्ट स्ट्रोक्स ही यूज किए जाएंगे। नाउ यू जस्ट सी हियर इन केस ऑफ दिस, ओके, यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन है और मुझे आज क्वेश्चन दिखे ही नहीं, करेक्ट है दोस्तों? प्रतीक का, निखिल का क्वेश्चन था यहाँ पे। थैंक यू निखिल फॉर योर नाइस कमेंट। स्वेजिंग में डाई लिफ्ट होती है कंप्रेस करने के लिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों, या फिर मैं इन डाउट्स को क्लास के एंड में देखता हूँ, करेक्ट है? मैं मैसेज पढ़ नहीं पाया, मेरे पास आया नहीं था, करेक्ट। तो चलिए इसको पहले कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद इन डाउट्स को हम फिर से देखेंगे, करेक्ट है? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोलिक प्रेस का, देखो मैकेनिकल प्रेस में क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक यू कैन गेट मैक्सिमम लोड, बट इन केस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस मैक्सिमम लोड कैन बी अटेन्ड एट एनी पोजीशन ऑफ द रैम, किसी भी पोजीशन में हो रहा है वहां पे हर जगह पे आप मैक्सिमम लोड यूज कर सकते हो। फुल प्रेस लोड इज अवेलेबल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द स्ट्रोक, क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर, सपोज दोस्तों ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है एंड दिस इज पिस्टन, और इस पिस्टन से कनेक्टेड है एक रॉड, और इस रॉड से कनेक्टेड है आपकी डाई, ये सानो। तो जब आप यहाँ पे दोस्तों फ्लूइड को पास करोगे तो थ्रू आउट द प्रोसेस यू कैन गेट सेम लोड, मतलब थ्रू आउट द स्ट्रोक फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू कैन गेट मैक्सिमम लोड, इज इट क्लियर? यही लिखा है, फुल प्रेस लोड इज अवेलेबल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द स्ट्रोक, इज इट क्लियर? जबकि मैकेनिकल लोड, मैकेनिकल प्रेस में क्या होता था दोस्तों, एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक मैक्सिमम लोड मिलेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड आपके जो डाई और दोनों डाई के बीच में स्पेस सबसे कम होगा, और वही मैक्सिमम डिफॉर्मेशन को भी शो करता है, उससे ज्यादा आप डिफॉर्म नहीं कर पाओगे, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एनर्जी, अब देखो ड्रॉप फोर्जिंग जो प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड मशीन, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट? ये क्या हुआ दोस्तों, एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड मशीन कहलाती है। दिस इज स्ट्रोक, एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को ही हम यूज कर रहे हैं फॉर डिफॉर्मेशन, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एलिवेशन ऑफ द वेट, कि आप किस हाइट में उसको पोजीशन कर रहे हो। इफ यू पोजीशन एट हायर हाइट देन यू कैन गेट हायर काइनेटिक एनर्जी बिफोर द स्ट्राइक, एंड इफ यू हैव लोअर हाइट देन यू कैन गेट लोअर लोड, ये साथ, इसलिए हम इसे कहते हैं एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड मशीन। एंड दिस हाइड्रो मैकेनिकल प्रेस इज अ स्ट्रोक रिस्ट्रिक्टेड मशीन, क्या कहलाएगा ये? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक रिस्ट्रिक्टेड मशीन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक रिस्ट्रिक्टेड? क्योंकि जो लोड है दोस्तों वो स्ट्रोक पे डिपेंड करता है, करेक्ट है? सपोज आप देखो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ कैम इस तरीके का है, करेक्ट है दोस्तों, इसे मैं कह देता हूं दिस इज कॉल्ड एज कैम। अगर आपने नाम सुना तो आपको आइडिया होगा कि ये कैम कहलाता क्या है, अगर इस तरीके से, करेक्ट है? तो दोस्तों इस पोजीशन में आपको मैक्सिमम लोड मिलने वाला है, और वहीं पे कैम की पोजीशन कुछ इस तरीके से हुई तो यहाँ पे आपको लोड कम मिलने वाला है, ये सानो। और यहीं पे अगर कैम की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गई तो यहाँ पे ड्वेल मिलने वाला है, यहाँ पे कोई लोड नहीं मिलता, ये सानो, नो लोड कंडीशन है। इन दिस कंडीशन नो लोड कंडीशन, इन दिस कंडीशन लोअर लोड, एंड इन दिस कंडीशन वी हैव हायर लोड। थैंक यू हामिद, करेक्ट। नेक्स्ट देखो हाइड्रोलिक लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोलिक केस में क्या होगा, लोड रिस्ट्रिक्टेड मशीन, दिस इज कॉल्ड एज लोड रिस्ट्रिक्टेड मशीन, इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये थ्री बेसिक डिफरेंस है। ड्रॉप फोर्जिंग इज एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड, मैकेनिकल प्रेस इज स्ट्रोक रिस्ट्रिक्टेड, एंड हाइड्रोलिक प्रेस इज लोड रिस्ट्रिक्टेड। जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे, हाइयर द प्रेशर हाइयर विल बी द लोड, इज इट क्लियर? जितना ज्यादा प्रेशराइज फ्लूइड आप पास करोगे उतना ज्यादा आपको लोड मिलने वाला है, कम प्रेशराइज फ्लूइड पास करोगे कम लोड मिलेगा, इसलिए इसे कहते हैं हम लोड रिस्ट्रिक्टेड मशीन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कैपेसिटी ऑफ द मशीन देन अप टू 1000 टन्स ड्रॉप फोर्जिंग मशीन होती है। 12,000 टन्स आप देख सकते हो, दिस इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू ड्रॉप फोर्जिंग।
that is called as mechanical, and 18,000 it is much higher than mechanical forging, correct है 18,000 तक टन्स तक के लोड कैपेसिटी की यहाँ पे मशीन होगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट फर्दर डिफरेंस देखते हो दोस्तों, वेरी फास्ट एक्शन. इन ड्रॉप फोर्जिंग आपको फास्ट एक्शन मिलेगा, पुअर कंट्रोल ऑफ ओवर द प्रोसेस, करेक्ट. क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि आपने एक बार लोड छोड़ दिया तो भगवान भरोसे ही अब जाएगा लोड, जो भी डिफॉर्मेशन होगा अब आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते इन बिटवीन. यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्ट एक्टिंग, हाई प्रोडक्शन रेट, बट ये क्या था दोस्तों, वेरी फास्ट, और ये फास्ट है. और हाइड्रोलिक जब भी आएगा दोस्तों तो याद रखना ये हमेशा स्लो प्रोसेस होगा, करेक्ट है. दिस इज स्लो प्रोसेस एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन रैम स्पीड, एंड रैम को आप कंट्रोल कर सकते हो एट एनी स्टेज ऑफ द, एट एनी स्ट्रोक लेंथ ऑफ द प्रेस. ये सर किसी भी स्ट्रोक लेंथ पे आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो. तो मैक्सिमम कंट्रोल्ड मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फोर्जिंग प्रोसेस जो होगी दोस्तों वो हमेशा हाइड्रोलिक फोर्जिंग में होगा, करेक्ट है. मैक्सिमम कंट्रोल्ड प्रोसेस, करेक्ट है. उसके बाद मैकेनिकल और हाईली अनकंट्रोल होगा आपका ड्रॉप फोर्जिंग, करेक्ट है. नेक्स्ट यू जस्ट सी वेरी हाई रैम स्पीड 3 to 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्वियसली आपको पता है मैकेनिकल में कम होगा और लो स्पीड यहाँ पे मिलने वाला है. इस पे ज्यादा कुछ इम्प्रेसाइज करने की जरूरत नहीं है. वेरी पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी हियर, बेटर डायमेंशनल, और यहाँ पे एक्सीलेंट और वेरी गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस. यहाँ पे भी आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं. ऑब्वियसली जब अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होगा तो वहां डायमेंशनल एक्यूरेसी, सरफेस एक्यूरेसी दोनों ही पुअर मिलेगा. जहां पे कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा होगी वहां पे सबसे बेटर एक्यूरेट डायमेंशन और एक्यूरेट साइज मिलने वाला है. अब कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो ऑब्वियसली प्रेस ड्रॉप फोर्जिंग की कॉस्ट सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा कॉस्ट होगी हाइड्रोलिक प्रेस की. तो ये डिफरेंस है. नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टाइप्स ऑफ मेटल फोर्जिंग प्रेसेस, एनीवन. और इसके बाद दोस्तों हम ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफेक्ट्स इन डाई, ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस. इज इट क्लियर? डिफेक्ट्स की हम बात करेंगे, और ओपन डाई ना कह के सिंपल में कह देता हूँ डिफेक्ट्स इन फोर्जिंग ऑपरेशन. इज इट क्लियर? एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट देन यू जस्ट टेल मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक, करेक्ट? एनीवन? ओके चलिए देखते हैं. तो ना यू जस्ट सी फर्स्ट वन, दैट इज फ्रैक्चर, correct. Whenever you just see, whenever the ductility of the material is exhausted rapidly, very fast rate से अगर material की ductility दोस्तों exhaust हो जाए, it means very high load required to deform the material, then fracture takes place. Is it clear? Or sometimes when we have intergranular fractures in hot working, करेक्ट. और ये कैसे होगा? बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, करेक्ट है. तो दोस्तों याद रखना फ्रैक्चर का मेन कॉज होता है इधर इम्प्योरिटीज वी हैव और एग्जॉस्ट डक्टिलिटी. इज इट क्लियर? करेक्ट. चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं. अब यहाँ पे देख सकते हो टूटा फूटा है. नेक्स्ट बैरलिंग डिफेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, और मैक्सिमम टाइम्स आपसे दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है. बैरलिंग डिफेक्ट, इज इट क्लियर? ओके लेट्स सी होता क्या है. आइडियली व्हेन वी टॉक अबाउट, suppose this is our open die forging process in which this is our upper die and this is our billet, and now just say this is bottom die, correct? This is bottom die, okay. This is upper die, this is bottom die, or simply we can say lower die, and this is billet. Now ideally when we compress the billet between two dies through suitable dies, then the material get deformed like this.
और इसे मैं रेड कलर शो करता हूँ. सपोज योर डाई कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर. Correct? And because of this, your billet can move like this. Yes or no? This is the new position of the billet, new shape and position of the billet after the deformation. तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो कि बिलेट की हाइट में रिडक्शन हो गया है एंड along with this its diameter will be increases. Yes or no? Correct? तो आइडियली क्या हो, यहाँ पे देखो हाइट रिड्यूस हो रहा है. दिस इज एच एफ and you can see here this is h naught initial height. Yes or no? And similarly diameter will be increases. तो ideally कुछ इस तरीके से deformation होना चाहिए, but in actual practice you can see here when you compress the billet between two suitable dies, then because of friction, देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों. like this. करेक्ट दोस्तों. अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको कंप्रेस करूं एंड आफ्टर सम ट्रेवल ऑफ अपर डाई, यू जस्ट सी सपोज अपर डाई आपका मूव करके उस इस पोजीशन तक पहुंच चुका है, तो होगा क्या दोस्तों. यहाँ पे देखो द मटेरियल कैन डिफॉर्म लाइक दिस. कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा. इज इट क्लियर? एग्जैक्टली स्ट्रेट ना होके, एग्जैक्टली स्ट्रेट ना होके दोस्तों होगा क्या कि कुछ इस तरीके का बैरल शेप बनेगा. यस और नो? एंड दिस शेप फॉर्मेशन, दिस शेप इज कॉल्ड एज डिफेक्ट. आपको इस तरीके का शेप ना चाहिए, हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली स्ट्रेट हाइट चाहिए. बट एग्जैक्टली स्ट्रेट हाइट ना बन के कुछ ऐसे कुछ बैरल शेप की हाइट बनेगी. इससे कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज बैरलिंग डिफेक्ट. अभी बैरलिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस क्यों हुआ? तो यू जस्ट सी व्हेन वी कंप्रेस द मटेरियल लाइक दिस बिटवीन टू सुटेबल डाइज, then due to this compression material can flow along this direction away from the center. Yes or no? इस डायरेक्शन में दोस्तों मटेरियल फ्लो होगा. बट एज इन बिटवीन द डाई बिलेट इंटरफेस मींस हियर, इन बिटवीन द डाई बिलेट इंटरफेस, यहां पे क्या होगा दोस्तों? Here we can get friction. Yes or no? In between this die billet interface friction occurs, and again, due to this friction some resistance force acting on it. Yes or no? Like this, and this is nothing but this is called as friction force, and it opposes the flow of material. Yes or no? करेक्ट. तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीटेड बताता हूँ कि व्हेन वी कंप्रेस द मटेरियल बिटवीन टू सुटेबल डाइज, देन एट द इंटरफेस बिटवीन बिलेट एंड डाई द मटेरियल गेट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्लो अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इज इट क्लियर? फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल आउटसाइड फ्लो जो हो रहा है उसके फ्लो में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एट द सेंटर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ मटेरियल. यस और नो? तो ऑब्वियसली दोस्तों आप देखोगे कि एट द सेंटर द फ्लो रेट ऑफ द मटेरियल इज हायर. सर अगर फ्रिक्शन कंसीडर करें तो पैराबोलिक कर्वेचर आ जाएगा, मींस इसमें शियर स्ट्रेस एक्ट होगा. यस निखिल, 100%. इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होती है उसे कहते हैं हम शियर स्ट्रेस, उसे कहते हैं हम शियर स्ट्रेस. इज इट क्लियर? टाउ. इज इट क्लियर? एंड इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन. इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये समझ में आ गया दोस्तों कि एट द सेंटर देयर इज नो फ्रिक्शन, देयरफॉर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू, there is no restriction against the flow of material. But in at the interface, at the upper die and lower die both, दोनों ही जगह पे because of friction some restriction occurs, और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से दोस्तों यहाँ पे मेटल का फ्लो कम होगा. और मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं metal flow
at the interface is lower than as compared to center of the billet, और इसकी वजह से आप यहाँ पे देखो डमरू शेप का, ये बैरल शेप का यहाँ पे आपको डिफॉर्म ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। इज इट क्लियर? तो एक रीजन हो गया इसका फ्रिक्शन, करेक्ट। अब दूसरे रीजन, एक और रीजन है दोस्तों, दूसरा रीजन है ड्रास्टिकली रिडक्शन इन डक्टिलिटी, रिडक्शन इन डक्टिलिटी, ये सानो, करेक्ट। या मैं ऐसे लिख देता हूं, रिडक्शन इन डक्टिलिटी एट द इंटरफेस, और इंटरफेस से आप आई थिंक समझ जाओगे दोस्तों, डाई एंड बिलेट इंटरफेस की हम बात करें, करेक्ट है। अब ये डक्टिलिटी कैसे रिड्यूस होगी, देखो सपोज इफ यू परफॉर्म हॉट फोर्जिंग ऑपरेशन, करेक्ट, हॉट फोर्जिंग ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली योर डाई इज कूल्ड डाई, ऐसा नो, आपकी जो डाई है वो कूल्ड डाई है, कोल्ड डाई, बट आपके पास जो बिलेट है वो हॉट बिलेट है, एंड एज यू कनेक्ट कोल्ड डाई विथ हॉट बिलेट द हीट गोज ट्रांसफर्ड हेयर, ये सानो, इस डायरेक्शन में दोस्तों बहुत रैपिडली हीट ट्रांसफर होगा। Therefore, at the interface, the temperature will be reduces drastically, and because of this reduction in temperature, ductility is also reduces. Ductility is also reduces, correct? And because of this reduced ductility, at the interface, the deformation rate is slow as compared to center, क्योंकि center से heat transfer slow होगा as compared to interface, yes or no, correct है दोस्तों? And because of this non-uniform ductility of the billet at the interface, the deformation rate is slow as compared to center, and again because of this barreling defect will reduced, yes or no, is it clear? तो आई थिंक अब आपको दोस्तों पता चल चुका होगा, एक रीजन है फ्रिक्शन, दूसरा रीजन है रिडक्शन इन डक्टिलिटी, yes or no, इन दोनों की वजह से यहाँ पे बैरलिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, करेक्ट है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फ्रिक्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रिक्शन का रीजन है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, करेक्ट। और लुब्रिकेंट कौन सा यूज होता है, लिक्विड लेड, लिक्विड लेड यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट, करेक्ट है। मतलब लेड को मेल्ट करके हम इन बिटवीन डाई एंड बिलेट प्लेस कर देते हैं एक लेयर, करेक्ट है। तो ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, और जैसे आप लुब्रिकेंट प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दोगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, और ये बैरलिंग डिफेक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। और वहीं पे हम लॉस इन डक्टिलिटी की अगर हम बात करें, लॉस इन डक्टिलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसे हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग हीटेड डाई, correct, by using heated dye we can reduce the chances of this barreling defect। और lubrication के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक और रीजन मैं आपको बताऊं, फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, करेक्ट। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की हेल्प से भी हम इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि जब फ्रिक्शन यहाँ पे, जब आप अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो बिलेट और डाई के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो फ्रीक्वेंटली ब्रेक होगा। जब उनके बीच में कांटेक्ट ब्रेक होगा दोस्तों तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये दो रीजन है, एक तो आप लुब्रिकेंट यूज करोगे और दूसरा अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को भी यूज करके हम फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। और डक्टिलिटी लॉस, और ये जो डक्टिलिटी लॉस की वजह से होता है दोस्तों, ये जनरली होता है आपके हॉट वर्किंग प्रोसेस में, ये मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ हॉट वर्किंग प्रोसेस, करेक्ट। और जब आप और हॉट वर्किंग केस में देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, करेक्ट है।
ऐसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा स्टिकिंग फ्रिक्शन की वजह से। करेक्ट है, बिकॉज ऑफ स्टिकिंग फ्रिक्शन इन हॉट वर्किंग। करेक्ट है, इसे कहते हैं हम डेड मेटल। करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेटल ऐड हुआ है दिस इज कॉल्ड एज डेड मेटल। तो अगेन दिस डेड मेटल can reduces the flow of metal at the interface and hence barreling defect produced। करेक्ट है, तो ये मेनली होगा हॉट वर्किंग प्रोसेस में। इज इट क्लियर? तो दोस्तों हम इसे कम कर सकते हैं बाय यूजिंग हीटेड डाई यूज करके, या फिर एक तरीका है दोस्तों प्रॉपर इंसुलेशन यूज करके। करेक्ट है, प्रॉपर इंसुलेशन यूज करके भी हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। यस, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को कैसे यूज करेंगे? देखो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यहाँ पे पैड लगा दो दोस्तों अपर डाई में। जब आप अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का पैड लगा के जब आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में सपोज आप एम्पलीट्यूड दे रहे हो, इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन दे रहे हो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो बिलेट और डाई के बीच में जो कॉन्टेक्ट है वो फ्रिक्वेंटली ब्रेक होगा। और ये ब्रेक होने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन है ऑटोमेटिकली ओवरकम हो जाएगा। ये सानो कि कांटेक्ट नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को यूज कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। करेक्ट, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन फोर्स एट द डाई वर्क इंटरफेस अपोजेस द spreading of the material near the surface while the material in the center can expand more easily. This result is created a barrel shape and this defect is called as barreling defect। तो आई थिंक दोस्तों इस barreling defect की सारी कहानी समझ में आ गई क्या? एनीवन? करेक्ट है, तो फ्रिक्शन का जो मेन कॉज होगा दोस्तों, फ्रिक्शन हमेशा मेनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोल्ड फॉर्मिंग में। करेक्ट है, और इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हॉट फॉर्मिंग में होता है, याद रखना। करेक्ट, चलिए वेरी गुड निखिल। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट है क्रैक डिफेक्ट। देखो क्रैकिंग दिस रिजल्ट इन एक्सेसिव वर्किंग ऑफ द सरफेस एट टू लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर में अगर आप बहुत ज्यादा मेटल को एक साथ डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो क्रैक फॉर्म हो जाता है। इज इट क्लियर? जिसे कहते हैं हम क्रैकिंग डिफेक्ट एंड इट ऑकर्स ड्यू टू हॉट शॉर्टनेस इन स्टील। स्टील में हॉट शॉर्टनेस की वजह से होता है, और हॉट शॉर्टनेस होता है अब ये हॉट शॉर्टनेस क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो सपोज यू हैव दिस इज स्टील सैंपल इन विच वी हैव मैनी ग्रेन्स लाइक दिस। स्टील है दोस्तों यहाँ पे, और आप देख सकते हो दीज आर कॉल्ड एज ग्रेन्स, ग्रेन बाउंड्री। तो होता क्या है कि जनरली कोई भी मटेरियल हो उसमें हमेशा सल्फर कंटेंट कुछ ना कुछ अमाउंट का होगा, और वो सल्फर जो होता है मोस्टली क्या होगा कि वो ग्रेन बाउंड्रीज में स्टिक्ड है। ऑल्दो ये यहाँ भी होगा, ग्रेन्स रीजन में होगा, ग्रेन बाउंड्री में रीजन में भी होगा। और जैसे दोस्तों जब आप इसे गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये जो रेड कलर के यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज सल्फर। इसे मैंने सल्फर सल्फर है। करेक्ट है, जैसे आप इसे गर्म करोगे, हीट करोगे, तो हीट करते ही क्या करेगा ये आयरन सल्फर से रिएक्ट करके, आयरन सल्फर से रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लेता है। और ये बैलेंस कर लेना इक्वेशन में, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करो। आयरन सल्फर से रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लेता है, एंड दिस आयरन सल्फाइड इज हैविंग लो मेल्टिंग टेम्परेचर, लो मेल्टिंग टेम्परेचर। करेक्ट है, तो दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एट द ग्रेन बाउंड्री रीजन, स्पेशली कहाँ पे बनेगा, ग्रेन बाउंड्री पे। क्यों? क्योंकि ग्रेन बाउंड्री में सबसे ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी होती है, मतलब सबसे अनबैलेंस जोन कहीं भी होगा अगर मटेरियल में, तो वो होगा ग्रेन बाउंड्री। और आप देखोगे कि अगर आप स्टील देखो तो आपको कोरोजन भी ग्रेन बाउंड्री पे ही मिलेगा। करेक्ट है, तो ये आयरन सल्फाइड बनेगा और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। अब जैसे हॉट वर्किंग आप करोगे तो दोस्तों इस रीजन का मेटल मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आयरन सल्फाइड होने की वजह से हॉट वर्किंग कंडीशन में ये मेटल क्या होगा दोस्तों, इन हॉट वर्किंग कंडीशन दिस आयरन सल्फाइड गेट्स मेल्टेड। और मेल्ट होने की वजह से जब आप मेटल डिफॉर्मेशन करोगे, मेटल डिफॉर्म करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेल्ट होने की वजह से एक स्मॉल क्रैक बन गया है, और ये क्रैक प्रोपोगेट होके लार्जर क्रैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम क्रैकिंग। अब इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि आयरन और सल्फाइड तो साथ में है ही है,
साथ में आप मैग्नीज ऐड कर दो, और जैसे मैग्नीज ऐड करोगे तो मैग्नीज सल्फर आयरन को ट्रैप करता है, उससे पहले ही मैग्नीज सल्फर से रिएक्ट करके मैग्नीज सल्फाइड बना लेता है। और जैसे मैग्नीज सल्फाइड बन गया तो आप देखो यहाँ पे आयरन फ्री फ्रॉम सल्फर हो गया। अब यहाँ पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो मेल्टिंग हो रही है इसे कहते हैं हॉट शॉर्टनेस। करेक्ट है, इस सल्फर की वजह से इस ग्रेन बाउंड्री पे यहाँ पे जो मेल्टिंग हो रही है इसे कहते हैं हम दोस्तों हॉट शॉर्टनेस। तो आई थिंक समझ में आ गया हॉट शॉर्टनेस क्या है। और ये अब मैग्नीस मिलाते ही ये सल्फर मैग्नीस से रिएक्ट करके मैग्नीस सल्फाइड बना लेगा और ये आयरन फ्री हो जाएगा। करेक्ट है, तो इसीलिए दोस्तों मैग्नीस को स्टील में कहते हैं इट एक्ट एज ए desulfurizing agent. Manganese is act as a desulfurizing agent in steel. Is it clear? और आगे की स्टोरी मैं आप नहीं बताऊंगा, इसकी हम स्टोरी और ज्यादा डिस्कस करेंगे मटेरियल साइंस में। मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीज का स्टील में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक इंपॉर्टेंट रोल आप देख लिया कि डिसल्फराइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, हॉट हार्डनेस भी बढ़ाता है, और भी कई सारी प्रॉपर्टी एनहांस करता है डिफरेंट परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा नो ओके। नेक्स्ट अब चलिए मूव करते हैं कोल्ड सेट डिफेक्ट। दोस्तों होता क्या है कि सपोज यू हैव अ डाई लाइक दिस, ये क्लोज डाई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो और यहाँ पे ऐसे शार्प कॉर्नर्स हैं, शार्प कॉर्नर्स हैं। करेक्ट है दोस्तों, आयुष गौतम वेरी गुड। यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स है, जब आप मेटल को डिफॉर्म करने लगते हो तो अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ये आप देखो दिस इज डाई कैविटी, दिस इज डाई कैविटी। करेक्ट। अब इस डाई कैविटी में दोस्तों जैसे आप मेटल को डिफॉर्म करते हो तो शार्प कॉर्नर वगैरह में मेटल ऐसे डिफॉर्म होके कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे एक लेयर बना लेगा इसके ऊपर, और ये दोनों ही लेयर प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो रही। करेक्ट है, आयुष यू आर कमिंग वेरी लेट, क्लास एंड होने वाली। करेक्ट है, फिर भी कोई बात नहीं, इसे आप देख लेना। तो सपोज यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि आपके पास एक सीट है और सॉरी मटेरियल, सीट मैं नहीं कहूंगा, एक मटेरियल बिलेट है। जब इसे डिफॉर्म करे होते तो मटेरियल कुछ इस तरीके से आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, बट एट द शार्प कॉर्नर यहाँ पे मटेरियल एंटर ना होके ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया। और बेंड होने के बाद देखो दोनों ही लेयर प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुई, दोनों ही लेयर यहाँ पे प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुई। करेक्ट है, तो जब ये दोनों लेयर फ्यूज नहीं होती हैं तो इस तरीके के डिफेक्ट कहते हैं हम कोल्ड सेट डिफेक्ट। और आपने मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में सॉरी मेटल कास्टिंग प्रोसेस में आपने इसको पढ़ा होगा। करेक्ट है, अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो जो कास्टिंग डिफेक्ट्स मैंने जिस लेक्चर में पढ़ाया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 15 है वो, 14-15, वहां पे आप इसको जाके देख सकते हो। करेक्ट है, discontinuity produced when two surfaces of the metal fold against each other without welding completely. It happens when the die is partially filled due to sharp radius, excessive chilling and high friction. करेक्ट है। ओके आयुष वेरी गुड। तो डेली क्लास ऐसे ज्वाइन करो ऑन टाइम। करेक्ट, और ये सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, आप इन्हें मल्टीपल टाइम्स देख सकोगे। तो आई थिंक ये कोल्ड सेट समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आता है अनफिल्ड सेक्शन। अनफिल्ड सेक्शन का भी वही सेम रीजन है, इन द सम पोर्शन ऑफ द डाई कैविटी आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड बाय द फ्लोइंग मेटल। तो ये किसकी वजह से होगा, इसका मेन रीजन होता है दैट इज इम्प्रॉपर डाई डिजाइन। एक तो ये हो गया, और दूसरा एक और रीजन हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ improper quantity, improper क्वांटिटी ऑफ स्टॉक जिसको आप डिफॉर्म करने वाले हो। करेक्ट है, इम्प्रॉपर क्वांटिटी का आप यूज करो तो इसकी वजह से भी डिफेक्ट ये प्रोड्यूस होगा, जिसे कहते हैं हम अनफिल्ड, मतलब आपकी डाई कैविटी कंप्लीटली फिल नहीं हुई है। करेक्ट है, कंप्लीटली फिल नहीं हो रही है। करेक्ट है, इसकी वजह से ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। करेक्ट है, अनफिल्ड सेक्शन। नेक्स्ट है डाई शिफ्ट। डाई शिफ्ट को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं दोस्तों, जब अगर आपके पास दोनों अपर डाई एंड लोअर डाई में मिस अलाइनमेंट हो जाए तो इस तरीके के जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे उसे कहते हैं हम डाई शिफ्ट। अब नेक्स्ट है स्केल पिट्स। ये स्केल पिट्स क्या होता है, सपोज आपके पास एक ऐसा बिलेट है
एंड दिस इज रस्टी बिलेट, यहाँ पे रस्ट जंग लगी हुई है, धूल लकड़ है, ऑयल लगा हुआ है, आपने इसको डायरेक्टली हीट कर दिया और इस पर डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। करेक्ट है, डाई की हेल्प से आप यहाँ पे डिफॉर्म करें। तो जब आप डिफॉर्म करोगे दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर बिलेट में डाई के पंचेस के मार्क बन जाएंगे कुछ इस तरीके के। करेक्ट है, कुछ इस तरीके के मार्क बन जाएंगे और इसे ही कह देते हैं हम स्केल पिट डिफेक्ट्स। इज इट क्लियर? तो याद रखना, these defects produced due to improper cleaning of the stock. Is that clear? करेक्ट। तो आई थिंक अब ये समझ में आ गया दोस्तों, ये स्केल पिट्स क्या है। और इसका एक ही तरीका है, आप प्रॉपर नीट एंड क्लीन बिलेट्स को हीट करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो तो ऐसे डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। और समटाइम्स क्या होता है कि जो स्केल्स वगैरह यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती है वो भी ट्रैप हो जाती है मटेरियल के अंदर। करेक्ट है, तो ये दोनों ही रीजन है, एक तो इंप्रेशन बन जाएगा डाई का और दूसरा कुछ मटेरियल जो इम्प्योरिटीज है वो ट्रैप भी हो जाएंगी। बोथ कॉजेस डिफेक्ट्स। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों ये डिफेक्ट समझ में आ गए, ये मोर देन इनफ डिफेक्ट्स हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पे मेटल फोर्जिंग कंप्लीट हो गया। अब एक और पोर्शन बचा है, देखो एक डेरिवेशन प्रोसेस होता है जो आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आता है, वो आपके गेट एग्जाम के लेवल पे नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा। This syllabus is enough for your GATE examination. Is it clear? As well as semester exam, जो यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये मोर देन इनफ है। करेक्ट है, तो ये हो गया कंप्लीट मेटल फोर्जिंग और इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हो मेटल फोर्जिंग का। और फंडामेंटल ऑफ मेटल फॉर्मिंग पढ़ने के लिए इसकी और 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो टोटल 7th लेक्चर था ये जिसमें हमने इस मेटल फोर्जिंग कंप्लीट किया। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रोलिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रोलिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ, एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट, किसी को कुछ भी डाउट हो दोस्तों मुझे बता सकते हो। करेक्ट है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। करेक्ट है, और लाइक करना ही मत भूलना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करके बताना और कमेंट्स करके ही मुझे बताया करो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट की नीड हो या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अदरवाइज अपना चैट फोरम है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हो मुझसे। करेक्ट है, तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करें दोस्तों। एनीवन? तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।